हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर S4, जो हम लोग का पेपर का नाम है स्वयं की समझ। उसके इकाई 1 को हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखें। तो जो हम लोग का पेपर S4 है स्वयं की समझ, उसका इकाई 1 क्या है? एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को समझना। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे इकाई 1 को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट्स के ऊपर। तो आज का हम लोग का पहला पॉइंट्स है व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनालिटी। क्या है हम लोग का पहला पॉइंट्स आज का? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इसमें क्या लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। यानी इसमें क्या लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं या फिर विशेषताएं होते हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होते हैं। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। व्यक्ति के इन गुणों का जो समुच्चय होता है, यानी कि जो सेट होता है, क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व से ही व्यक्ति के आकर्षक का पता चलता है। व्यक्तित्व से क्या पता चलता है? व्यक्ति के आकर्षक का पता चलता है। आगे इसमें हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट्स कि व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? नकाब होता है। यानी कि जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द है वह क्या है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? नकाब होता है। आगे हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया है व्यक्तित्व के परिभाषा के रूप में। तो सबसे पहला इसमें आपका है गिलफोर्ड के अनुसार। क्या है? गिलफोर्ड के अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व गुणों का संगठित रूप है। व्यक्तित्व क्या है? गुणों का संगठित रूप है। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है मन के अनुसार क्या बोले हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। आगे हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण यंग, यानी कि यंग क्या है? एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व का वर्गीकरण यंग ने किया था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में किया है। यानी कि जो यंग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और इसका उल्लेख उन्होंने अपने पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में किया था। आगे हम लोग देखते हैं यंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए हैं। यानी कि यंग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या? जो व्यक्तित्व है यानी कि जो पर्सनालिटी है उसे कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। आपका पहला कौन सा है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। दूसरा कौन सा आपका है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और तीसरा क्या आपका है? उभयमुखी व्यक्तित्व। तो हम लोग एक एक करके अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग का कौन सा है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व को। जिन व्यक्तियों का व्यवहार, आदतें तथा गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट होता है। यानी कि वैसे व्यक्ति जिनका व्यवहार, आदत, गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं होता, यानी कि बाहर दिखाई नहीं देता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? इंट्रोवर्ट होता है, यानी कि अंतर्मुखी होता है। ये व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं व्यक्ति, वे कैसे होते हैं? शांत स्वभाव के होते हैं और सदा अपने में ही क्या होते हैं? खोए रहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं यानी कि अंतर्मुखी होते हैं, वे व्यक्ति क्या होते हैं? हमेशा अपने में ही खोए रहते हैं। इनकी रुचि खुद में से ही ज़्यादा होती है। यानी कि इनकी रुचि क्या होती है? खुद में ही होती है। ये दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, ये अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं और हमेशा अपने में ही खोए रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग का है ऐसे लोग अक्सर कम बोलते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं क्या होते हैं? अक्सर क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं। नेक्स्ट है ये लोग चिंतन एवं सोच विचार बहुत करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वे लोग क्या करते हैं? ज़्यादा सोच विचार करते हैं। ये लोग अच्छे लेखक होते हैं परंतु ये अच्छे वक्ता नहीं होते। जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होते हैं क्या होते हैं? अच्छे लेखक होते हैं, यानी कि ज़्यादा लिखते अच्छे हैं लेकिन कहीं बोल नहीं पाते अच्छे से।
आगे हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट, ये हंसी मजाक निंदा एवं फालतू बातचीत नहीं करते। यानी कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वे कैसे होते हैं, ज़्यादा हंसी मजाक निंदा फालतू बातें नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, ये अध्ययनशील एवं मननशील होते हैं। ये व्यक्ति कैसे होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, यानी ज़्यादा अध्ययन करते हैं एवं उस पर क्या करते हैं, मनन भी करते हैं। आगे हम लोग का पॉइंट्स है, इनका व्यवहार आज्ञाकारी होता है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होता है, आज्ञाकारी होता है। नेक्स्ट आपका है, ये व्यक्ति शीघ्र घबराने वाले होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वे क्या होते हैं, जल्द ही घबरा जाते हैं, किसी भी काम के करने से पहले ही घबरा जाते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, ये अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठ होते हैं, यानी कि सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, हमेशा ये सत्य ही बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को अपने तक सीमित रखते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 10वां, ये लोग भविष्य में वैज्ञानिक, दार्शनिक, रिसर्चर एवं लेखक आदि बनते हैं। यानी कि ऐसे लोग क्या बनते हैं, भविष्य में वैज्ञानिक बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं एवं लेखक बनते हैं। तो ये कैसे हुए कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग ऐसे होते हैं, उनकी ऐसी विशेषता होती है। अब हम लोग देखते हैं बहिमुखी व्यक्तित्व। यानी कि बहिमुखी व्यक्तित्व वाले कैसे लोग होते हैं, तो इसमें शामिल है कि बहिमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति की रुचि बाहरी दुनिया से होती है। यानी कि जो बहिमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनकी रुचि कैसी होती है, बाहरी दुनिया से ज़्यादा होती है। इनकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला इसमें पॉइंट्स है, ये लोग आशावादी होते हैं। यानी ये लोग कैसे होते हैं, आशावादी होते हैं। ये लोग अहमवादी तथा अनियंत्रित भी होते हैं। यानी ये लोग क्या होते हैं, अहमवादी तथा अनियंत्रित भी होते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये लोग दूसरे को प्रभावित करके अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। यानी कि ऐसे लोग क्या होते हैं, ये लोग अपना काम कैसे निकालते हैं, दूसरे को प्रभावित करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये लोग चिंता मुक्त होते हैं तथा इनका ध्यान आनंदपूर्वक जीवन जीने में करना होता है। यानी कि ये लोग कैसे होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं तथा इनका ध्यान हमेशा क्या होता है, आनंदपूर्वक जीवन जीने का होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये सामाजिक जीवन में काफ़ी रुचि लेते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सामाजिक रुचि में, सामाजिक जो जीवन में उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा रुचि लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये व्यवहारिक जीवन में कुशल होते हैं। ये क्या होते हैं, व्यवहारिक जीवन में कुशल होते हैं। नेक्स्ट आपका है, इस प्रकार के व्यक्ति भविष्य में व्यापारी, राजनीतिक नेता, अभिनेता तथा खिलाड़ी आदि बनते हैं। यानी जो बहिमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व होते हैं क्या बनते हैं, व्यापारी बनते हैं, राजनीतिक नेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं तथा खिलाड़ी बनते हैं। आगे हम देखते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व का 3 प्रकार है उसमें लास्ट कौन सा आपका है, उभयमुखी व्यक्तित्व। बहुत कम ही लोग इस प्रकार के होते हैं जो पूरी तरह अंतर्मुखी या बहिमुखी हो। ज़्यादातर लोग इस प्रकार के होते हैं जो दोनों के मिश्रण होते हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं, अंतर्मुखी भी होते हैं और बहिमुखी भी होते हैं। और वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले इंसान बोलते हैं। आगे देखते हैं, जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में अंतर्मुखी एवं बहिमुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले इंसान बोल सकते हैं या बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उभयमुखी लोग अंतर्मुखी गुणों को भी विचार में ला सकता है। जो उभयमुखी लोग होते हैं क्या कर सकते हैं, अंतर्मुखी जो गुणों को भी विचार में ला सकते हैं और बहिमुखी गुणों को कार्य के रूप में स्थान दे सकता है। यानी कि जो उभयमुखी वाले व्यक्तित्व होते हैं इंसान, वे क्या कर सकते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिमुखी व्यक्तित्व दोनों को अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। जैसे कि एक अच्छे लेखक के साथ साथ अच्छा वक्ता हो सकता है। यानी कि कोई लेखक अच्छा है तो क्या हो सकता है, साथ साथ एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है। तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व वाला इंसान बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व का विकास। यानी कि पर्सनालिटी जो का डेवलपमेंट कैसे होता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक गत्यात्मक समष्टि है। व्यक्तित्व क्या है, एक स्थिर अवस्था न होकर क्या है, एक गत्यात्मक है, यानी कि हमेशा चलते रहता है, जिस पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यानी कि व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है, आपका परिवेश का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से अपने या उसमें बदलाव आ सकता है।
यानी कि परिवेश के जो प्रभाव पड़ता है उससे क्या होता है, इंसान के अंदर बदलाव आता है, उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। व्यक्तित्व के आचार विचार व्यवहार क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। यानी कि व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार क्रियाएं और गतिविधियों में क्या होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, यानी कि दिखाई देता है। हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व है, वही मनुष्य की पहचान है। क्या होता है कि हर मनुष्य का क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, यानी कि अपना अपना पर्सनालिटी होता है, वही मनुष्य की क्या है, पहचान है। कोटि कोटि मनुष्य की भीड़ में भी वह अपने निराले व्यक्तित्व के कारण पहचान लिया जाएगा, यही उसकी विशेषता है। यानी कि वैसे इंसान की पहचान आप भीड़ में भी कर सकते हैं जिनका क्या है, व्यक्तित्व क्या है, अच्छा है, यही उसका क्या है, व्यक्तित्व है, यानी कि यही उसका क्या है, पर्सनालिटी हो सकता है। प्रकृति का यह नियम है, क्या है, प्रकृति का यह नियम है कि एक मनुष्य की आकृति दूसरे से भिन्न है। यानी कि प्रकृति का नियम है, यानी कि नेचुरल ये नियम है कि जो एक मनुष्य है उसकी आकृति क्या हो सकता है, दूसरे से भिन्न हो सकता है, यानी कि दूसरे से अलग हो सकता है। कोई भी मनुष्य एक दूसरे के समान नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, सभी में कुछ ना कुछ अवगुण पाए जाते हैं। तो सभी इंसान क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति का यह नियम है कि एक मनुष्य की जो आकृति होती है दूसरे से क्या है, भिन्न है। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व के विकास की अवस्था, यानी कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो कैसे कैसे कौन कौन सी अवस्था में होती है। तो आपका पहला कौन सा है, गर्भकालीन अवस्था, दूसरा आपका है शैशवावस्था, तीसरा आपका है बाल्यावस्था, चौथा आपका है किशोरावस्था और पांचवा क्या है आपका, प्रौढ़ावस्था। यानी कि सभी अवस्थाओं से होकर गुजरते हुए इंसान का क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। आगे हम लोग देखते हैं अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा, यानी कि इंसान को अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। ये हम लोग का पॉइंट है नेक्स्ट। तो किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के प्रति समझ विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि वह खुद से प्रश्न करे। यानी अगर किसी भी इंसान को अगर अपने व्यक्तित्व को समझना है तो क्या करे, खुद से प्रश्न करे कि मैं कौन हूँ। यदि व्यक्ति को अपने व्यक्ति क्षमताओं का ज्ञान होता है, यदि व्यक्ति को अपने व्यक्ति क्षमताओं का ज्ञान होता है तो उसमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का आत्मविश्वास का विकास होता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत एवं सरल होता है। यानी कि वैसे व्यक्तित्व वाला इंसान अगर जीवन में कुछ कठिनाइयाँ भी अगर आ रही है तो अगर उसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास का अगर विकास हो गया है तो किसी भी परिस्थिति में क्या हो सकता है, शांत रह सकता है, सहनशील हो सकता है और अपने जो परेशानियाँ है उसे दूर भी कर सकता है। तो किसी भी इंसान को अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए ताकि वो किसी भी समस्या में वो समस्या से आसानी से निकल सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स है, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समझने या समझाने के लिए जिज्ञासु प्रकट करता है तो वह कौन है, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने व्यक्तित्व को समझने के लिए अगर कुछ जिज्ञासु प्रकट करता है कि वह कौन है तो इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। जैसे में पहला आपका है, मैं एक नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर का मित्र हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं इस मृत्यु लोक में भगवान के द्वारा भेजा गया एक छोटी सी आत्मा हूँ। यानी कि मैं कौन हूँ, इसका अगर जवाब चाहिए तो आप बहुत सारे जवाब हो सकता है कि मैं एक सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर का मित्र हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, स्वर्ग का नागरिक हूँ, इस मृत्यु लोक में भगवान के द्वारा भेजा गया एक छोटी सी आत्मा हूँ। बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, मैं कौन हूँ, इस सवाल को दो दृष्टिकोण से देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। जो हम लोग का प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, इस सवाल को दो दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपका दृष्टिकोण क्या है, इंसान के संबंध में देखते हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरा क्या आपका है, अपने अंतर मन या प्राण के संबंध में देखते हैं कि मैं कौन हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंसान के संबंध में कि मेरा अस्तित्व क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि हमारे उदाहरण में आलोक की इस दुनिया में एक पहचान है। क्या है, इस उदाहरण में क्या है, एक आलोक नाम का लड़का है, उसकी इस दुनिया में क्या है, कुछ पहचान है। पर जब उसको जानने वाले लोग भी जीवित नहीं रहेंगे तो आलोक धीरे धीरे भुला दिया जाएगा। यानी कि इस दुनिया में क्या है, एक आलोक नाम का इंसान है और उसकी कुछ पहचान समाज में बना हुआ है, पर उसको जानने वाले लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। यानी कि अगर आलोक को कोई जानता है, अगर जानने वाला इंसान अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो आलोक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भुला दिया जाएगा। 3 महीने के बाद तो बैंक भी आपसे KYC के डॉक्यूमेंट्स मांगती है। यानी कि हम लोग तो क्या इंसान ही है, बैंक में क्या है 3 महीने के बाद क्या होता है, आपसे KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगती है या फिर KYC के लिए वेरिफिकेशन कराती है कि आपका अस्तित्व क्या है, अपने आप को साबित करे कि आप जिंदा भी हैं कि नहीं है।
तो बाकी इंसानों की तरह आप भी एक इंसान हो, कोई जानवर तो नहीं। तो इंसान को क्या होना चाहिए, इंसान को अपना अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए कि अगर वह इस समाज में है तो उसे कोई भी जानता है कि नहीं जानता है। और जानने वाला जिंदा है तो अगर कोई ना कोई जानेगा, और जानने वाला मर गया है तो कोई नहीं जानेगा। आगे हम देखते हैं, अपने अंतर मन या प्राण के संबंध में मेरा अस्तित्व क्या है। अपने अंतर मन या प्राण के संबंध में मेरा अस्तित्व क्या है। तो इसमें लिखा गया कि अपने अंतर मन में आप कुछ हद तक अपने आप को पहचानते हो। यानी कि आपका जो अंतर मन है, जो आपका मन है, आप कुछ न कुछ हद तक क्या है, अपने आप को पहचानते हो। जैसे कि आपकी स्व इच्छा, जैसे कि आपके विचार, या फिर आपका अपना नज़रिया। यहाँ पर आप आलोक हो, कोई और आप जैसा नहीं है। आप अपने आप में एक अनोखे व्यक्ति हो। यानी कि इंसान क्या होता है, उसका मन सब कुछ जानता है, अंदर से जानता है कि वह कैसा है, उसकी इच्छा क्या है, उसका विचार क्या है, उसका नज़रिया क्या है। यानी कि इंसान को क्या होता है, खुद सब पता होता है कि वह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इंसान खुद जानता है। और उसका मन भी जानता है कि मैं कैसा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मेरे जीवन में क्या अच्छा होगा। तो ये सब क्या है, आपके अंतर्मन या प्राण के संबंध में जानना जरूरी है, और हम लोग जानते भी हैं कि मेरे अंतर्मन में क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, स्वयं एवं अहम। आगे हम लोग का पॉइंट है स्वयं एवं अहम। सबसे पहले स्वयं के बारे में जान लेते हैं। यदि स्वयं को समझ लिया तो जीवन का लक्ष्य निर्धारण भी एकदम सटीक होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को समझ लिया तो जीवन का लक्ष्य क्या होगा, निर्धारण में एकदम सटीक होगा, तथा इसके लिए किए जाने वाला प्रयास भी। यानी कोई इंसान अगर अपने आप को समझ लिया तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब हम जान लेंगे कि हम परम पिता परमात्मा का एक अभिन्न हिस्सा है, तो हमें अपने स्वयं का वास्तविक महत्व एवं मानव जीवन का लक्ष्य भी ज्ञात हो जाएगा। अगर हम लोग जान लेंगे कि हम परम पिता परमात्मा का क्या एक अभिन्न हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है जो धरती पर भेजे गए हैं, तो क्या हो सकता है, हम अपने स्वयं का वास्तविकता महत्व एवं मानव जीवन का लक्ष्य भी ज्ञात कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अहम के बारे में। अहम से तात्पर्य अभिमान या घमंड से होता है। जो आपका अहम वर्ड है, अहम से क्या होता है, अहम से क्या तात्पर्य होता है, अभिमान या घमंड से होता है। अब हम लोग जानते हैं स्वयं एवं अहम में अंतर क्या होगा, यानी कि उसके डिफरेंसेस क्या होगा, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले स्वयं के बारे में। तो स्वयं व्यक्ति में आत्मविश्वास का सृजन करता है। स्वयं क्या करता है, व्यक्ति में आत्मविश्वास का सृजन करता है। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट्स है, स्वयं सकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है। स्वयं क्या होता है, सकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है। स्वयं व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाता है। क्या करता है, स्वयं व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिति में कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में जैसा सोचता है उसी को आत्म स्व या स्वयं कहते हैं। यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया की जो स्थिति में कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में जैसा सोचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्म बोलते हैं, या फिर स्व बोलते हैं, या फिर स्वयं कहते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट अहम के बारे में। अहम व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता का सृजन करता है। जो अहम व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो घमंड वाले व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं, अपने माइंड में क्या करते हैं, संकीर्ण मानसिकता का विकास कर लेते हैं। अहम नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है। अहम व्यक्ति को क्रोधी बनाई गई है। यानी कि जो अहम वाले व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं, क्रोधी होते हैं, यानी ज़्यादा जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। अहम प्रतिक्रियाओं का वह समूह है जिसमें प्रयत्न, किरण, चिंतन और समरण शामिल होते हैं। जो अहम होते हैं, यानी कि जो घमंड वाले जो प्रतिक्रिया होती है क्या होती है, वैसे समूह होता है जिसमें क्या होता है, प्रयत्न, किरण, चिंतन और समरण शामिल होते हैं। तो ये थे आपके स्वयं और अहम के बीच में अंतर। अब हम लोग आगे देखते हैं अस्मिता, यानी कि आइडेंटिटी। क्या है हम लोग का पॉइंट्स, आइडेंटिटी यानी कि अस्मिता। अस्मिता का अर्थ होता है व्यक्ति का चरित्र। अस्मिता का क्या अर्थ होता है, व्यक्ति का चरित्र, यानी कि उस व्यक्ति का कैसा चरित्र है वो कैसे जानते हैं हम लोग, अस्मिता के माध्यम से जानते हैं। देखते हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट शामिल है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसके क्या गुण है, क्या अवगुण है, उसके विचार कैसे हैं, यह सभी पहलू मिलकर अस्मिता का निर्माण करता है। यानी किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका क्या गुण है, उसके क्या अवगुण है, तथा उसके क्या विचार कैसे हैं, ये सभी पहलू मिलकर क्या बनता है, अस्मिता का निर्माण होता है। व्यक्ति एवं समुदाय अस्मिता को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं और अस्मिता के प्रति जागरूकता इन्हें दिशाहीन होने से बचाता है। क्या होता है, व्यक्ति एवं समुदाय क्या होते हैं, अस्मिता को प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, हमेशा कार्यरत रहते हैं और अस्मिता के प्रति क्या होते हैं, जागरूक रहते हैं, ताकि उन्हें दिशाहीन नहीं हो सके। आगे हम देखते हैं
आधुनिक युग में व्यक्ति को अस्मिता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी जो आधुनिक युग है, अभी के मॉडर्न युग है, उसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति को अस्मिता यानी कि पहचान प्राप्ति के लिए क्या हो रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के समय में अस्मिता के प्रश्न अधिक उलझे हुए हैं तथा उसको प्राप्त करना कठिन हो गया है। यानी आज के ज़माने में क्या हो गया, अस्मिता यानी कि पहचान का प्रश्न क्या हो गया, कठिन हो गया है और उसको प्राप्त करना क्या है, आसान बात नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कोई भी व्यक्ति अपने समाज समुदाय के बीच सुरक्षित एवं सम्मानित जीवन जीना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, समाज में समुदाय के बीच में क्या करे, सुरक्षित एवं सम्मानित जीवन को जिए। व्यक्ति के व्यवहार की, जीवन शैली की, सोच की प्रधानता होती है। व्यक्ति की क्या होती है, जो व्यवहार शैली होता है, जीवन शैली होता है, क्या होता है, उसकी सोच की प्रधानता होती है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच का है, अगर कोई व्यक्ति कैसा सोच का है, नकारात्मक सोच का है एवं समाज समुदाय के प्रति नकारात्मक व्यवहार करता है, तो इससे सीधा सीधा क्या होगा, उस व्यक्ति के अस्मिता पर खतरा उत्पन्न होगा, जिससे वह क्या महसूस करेगा, असुरक्षित महसूस करेगा एवं निंदामय महसूस करने का लगेगा या फिर महसूस करने लगता है। तो इस पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे इंसानों को आगे लाना है, जो व्यक्ति क्या होता है, उनकी पहचान खो चुकी है, तो समाज में उसे भी मौका दे ताकि उनकी पहचान सामने आए, उन्हें दबाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अस्मिता का निर्माण कैसे होता है। आगे क्या है हम लोग का पॉइंट्स कि अस्मिता का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका क्या है, आंतरिक अस्मिता, और दूसरा क्या आपका है, बाह्य अस्मिता। तो सबसे पहले जानते हैं कि आंतरिक अस्मिता क्या होता है। तो कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, कैसा सोचता है, उसके विचार कैसे हैं, ये पूर्ण रूप से स्वयं से उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि कोई व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, कैसा सोचता है, उसके विचार कैसे हैं, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, उसी इंसान के ऊपर क्या होता है, निर्भर रहता है, तथा इसी सोच से व्यक्ति की अस्मिता का विकास होता है। और ऐसे विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक अस्मिता बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाह्य अस्मिता, यानी कि एक्सटर्नल आइडेंटिटी क्या होता है। कोई भी व्यक्ति किस प्रकार के समाज में रहना पसंद कर रहा है, उसका आदर्श क्या है, उसका सोच कैसा है, कहाँ पर विश्वास कर रहा है, उसका विचार कैसा है, यह पूर्ण रूप से उसके ऊपर निर्भर करता है और इसी से उसका जीवन भी क्या होता है, प्रभावित होता रहता है। अंततः उस व्यक्ति के अस्मिता के निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि वैसे व्यक्ति जो समाज में कैसे रहना पसंद करते हैं, क्या उनका आदर्श है, कैसे सोचते हैं, कहाँ पर विश्वास करते हैं, कैसा विचार है उनका, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उनका जो भी ये सब क्या होता है उसके खुद पे निर्भर करता है और इसी से क्या होता है, उस इंसान का जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो अस्मिता होता है उसका क्या होता है, बाह्य अस्मिता कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं अस्मिता की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि अस्मिता की आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर उसका क्या महत्व है। तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है हम लोग का, अस्मिता एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं की पहचान बनाता है। अस्मिता क्या है, एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति स्वयं की पहचान बनाता है समाज में। इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी अन्य लोगों की पहचान कराता है या करता है। अस्मिता के माध्यम से क्या करता है, लोग या फिर व्यक्ति अपने जीवन से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार का है, हम अस्मिता के माध्यम से ही समझ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अस्मिता से ही किसी व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की पहचान होती है। यानी कि आइडेंटिटी यानी कि पहचान से क्या होता है, किसी व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की पहचान होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, हमारे समाज में किस प्रकार का लोग हैं, यानी कि हमारे समाज में किस प्रकार के लोग हैं, कौन सी जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, किस लिंग के हैं, इससे भी विभाजित करने में अस्मिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, कौन से जाति के लोग रहते हैं, किस वर्ग के रहते हैं, ये सब की पहचान कैसे होती है, अस्मिता के माध्यम से होती है, यानी कि आइडेंटिटी के माध्यम से ही होती है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अस्मिता, ये सब को जानने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट वह होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में समाज में घटित घटना को दूसरे के सामने बताता है या फिर लिखता है। सेल्फ पोर्ट्रेट क्या होता है, सेल्फ पोर्ट्रेट वह होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में समाज में घटित घटना को दूसरे के सामने क्या करता है, बताता है या फिर लिखता है। आगे देखते हैं हम लोग, हर व्यक्ति का सेल्फ पोर्ट्रेट उसके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति का जो सेल्फ पोर्ट्रेट होता है उसके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को या फिर विभिन्न पहलुओं को जान लेता है या फिर जानकारी प्राप्त कर लेता है।
यानी कि जो किसी का सेल्फ पोर्ट्रेट पढ़ रहा है तो उसके माध्यम से क्या पता चलता है, उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अच्छे से हम लोग जान पाते हैं। आगे हम देखते हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट के सहायता से हम किसी के भी चरित्र के बारे में जान सकेंगे। सेल्फ पोर्ट्रेट के माध्यम से क्या हो सकता है, हम लोग किसी के चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में जान सकते हैं। स्वयं के बारे में लिखना आसान नहीं है, यानी खुद के बारे में लिखना क्या है, आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में संपूर्ण जीवन का अनुभव, प्रतिभाएं एवं कुशलताएं एक या दो पैराग्राफ में नहीं लिख सकता है। यानी स्वयं के बारे में लिखना क्या है, कठिन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के संपूर्ण, यानी कि जो संपूर्ण जीवन अभी तक जिया है या फिर जी रहा है, तो उसको एक या दो पैराग्राफ में लिखना क्या है, संभव नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट में क्या क्या लिख सकते हैं या क्या लिखा जाता है। जो सेल्फ पोर्ट्रेट होता है उसमें क्या क्या लिखा जाता है या फिर लिख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इसमें है स्वयं का परिचय देते हैं, उसके बाद विचार को बताते हैं, उसके बाद गुण एवं अवगुण को बताना, आपका आगे है अपने रुचि को बताना, और पांचवा क्या है, इसके आधार पर आप खुद का एनालिसिस कर अपने व्यक्तित्व को बता सकते हैं कि आप सकारात्मक या नकारात्मक स्वभाव के व्यक्ति हैं। यानी कि जो सेल्फ पोर्ट्रेट में क्या क्या लिख सकते हैं उसमें क्या हो सकता है, पहले स्वयं की परिचय देते हैं, उसके बाद अपना विचार रखते हैं, विचार को बताते हैं, उसके बाद अपने गुण एवं अवगुण को बताते हैं, उसके बाद अपने रुचि को बताते हैं, और इसके आधार पर क्या करते हैं, खुद का एनालिसिस करते हैं कि हमने जो भी लिखा उसके आधार पर हम सकारात्मक या नकारात्मक स्वभाव के व्यक्ति हैं या फिर इंसान हैं। तो ये सब कैसे पता चलता है, सेल्फ पोर्ट्रेट के माध्यम से ही पता चलता है। आगे हम देखते हैं आत्म अभिव्यक्ति की समझ। आगे हम लोग का क्या पॉइंट्स है, आत्म अभिव्यक्ति की समझ, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एक्सप्रेशन। तो आत्म अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, विचारों के प्रकाशन से है। आत्म अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, विचारों के प्रकाशन से है। व्यक्तित्व के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने आत्म अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है। यानी क्या किया कि व्यक्तित्व के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, आत्म अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है। इसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकाशित करना है या फिर करता है तथा अपनी भावनाओं को भी सरल रूप देता है। आत्म अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है, यह है कि एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने रखता है। यानी कि जो आत्म अभिव्यक्ति होता है, सोल एक्सप्रेशन, वो क्या होता है, इसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को क्या करता है, दूसरे के सामने रखता है। आत्म अभिव्यक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। शिक्षक अपनी आत्म अभिव्यक्ति की समझ अपने आप को जानकर, अपने आप को समझकर कर सकते हैं। यानी कोई अगर शिक्षक है, अगर आत्म अभिव्यक्ति की समझ अगर विकसित करना है तो क्या कर सकता है, सबसे पहले उसे अपने आप को, यानी खुद को जानना होगा, अपने आप को समझना होगा। एक शिक्षक को आत्म अभिव्यक्ति होना चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है। यानी कि एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, आत्म अभिव्यक्ति, कि उसका क्या समाज में कर्तव्य है, उसका क्या काम है, तो उसे अपने आत्म अभिव्यक्ति की समझ होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वाभिमान। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वाभिमान इंसान के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वाभिमान क्या है, इंसान के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप में स्वाभिमान की भावना है तो यह आपके लिए क्या है, मानसिक शांति प्राप्त करने की चाबी की भूमिका निभाता है। और किसी इंसान के पास क्या है, खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने आप के लिए, तो वैसे इंसान के लिए क्या है, उसकी क्या है, मतलब मानसिक शांति के लिए क्या है, उसके अंदर चाबी की भूमिका निभाता है। स्वाभिमान एक ऐसा एहसास है जो काम को समझने और चुनौतियों को स्वीकार करने से आता है। स्वाभिमान क्या, एक ऐसा एहसास है जो काम को समझने और चुनौतियों को स्वीकार करने से आता है। अगर आपके अंदर स्वाभिमान की भाव जागृत होता है तो आप सभी को सम्मान और सहजता से स्वीकार करते हैं। और किसी इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो क्या करता है, चुनौतियों को स्वीकार करता है और अपने आप में क्या करता है, स्वाभिमान के भाव को जागृत करता है और सभी को एक सम्मान से, एक सहजता भाव से स्वीकार करता है। एक शिक्षक के अंदर स्वाभिमान का होना जरूरी है। एक शिक्षक के अंदर क्या है, स्वाभिमान का होना काफ़ी ज़रूरी है। शिक्षक के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ रहती है, उन चुनौतियों से सफलता एवं धैर्यपूर्वक लड़ने की क्षमता शिक्षक में ही होती है। यानी एक शिक्षक के अंदर क्या होता है, स्वाभिमान की भावना बहुत ज़रूरी होती है। और इसके फायदे क्या होते हैं कि चुनौतियों को सामना करना आसान हो जाता है और लड़ने की भी क्षमता आती है, किसी भी चुनौतियों से आसानी से लड़ सकते हैं। इन पर विजय के उपरांत ही स्वाभिमान की भावना जागृत होती है। यानी कि अगर चुनौतियों पर अगर आप पार पा जाते हैं तो आपके अंदर क्या है, स्वाभिमान की भावना अच्छी है और इसे हमेशा जागृत करके रखना चाहिए ताकि किसी भी समस्या को हम आसानी से हल कर सके। आगे हम जानते हैं अभिमान। आगे क्या है हम लोग का, अभिमान यानी कि प्राइड।
अभिमान से व्यक्ति का पतन होता है। अभिमान से क्या होता है? व्यक्ति का पतन होता है। जिस व्यक्ति में अभिमान होता है वह व्यक्ति अहंकारी होता है या फिर अहंकार से भरा होता है। अभिमानी व्यक्ति में सदैव डर की भावना बनी रहती है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है? हमेशा डर की भावना बनी रहती है। अभिमान नकारात्मक होता है। अभिमान क्या होता है? निगेटिव होता है और वह व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यानी किसी इंसान के अंदर अभिमान ज़्यादा हो गया तो व्यक्ति क्या होता है? धीरे धीरे खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अभिमान का अर्थ क्या होता है? केवल मैं ही कर सकता हूँ। यानी कि जो अभिमान का अर्थ क्या होता है? घमंड होता है। और घमंड में इंसान क्या बोलता है कि जो भी काम है उसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ इस दुनिया में, बाकी कोई लोग नहीं कर सकता है। तो इंसान को क्या होना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक न एक दिन खत्म हो जाती है और उसके कारण आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इंसान के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए? स्वाभिमान होना चाहिए, कि अपने आप के लिए क्या होना चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, ना कि अभिमान होना चाहिए। आगे हम देखते हैं एक इसमें एक और टर्म होता है। क्या होता है उसमें? आपका आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी काम को अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर क्या हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो किसी भी इंसान को और कुछ अच्छे से कार्य को करना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। आगे हम लोग देखते हैं मोटिवेशन। आगे हम लोग का टॉपिक क्या है? मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतर है। अभिप्रेरणा क्या है? अंग्रेजी के शब्द के मोटिवेशन जो अंग्रेजी शब्द है उसका क्या है? हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मूव, मोटर, मोशन अर्थात गति या क्रिया है। जो आपका अभिप्रेरणा शब्द है यानी कि मोटिवेशन, वो क्या है? मोटिवेशन क्या है? उसका हिंदी क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है, जिसकी उत्पत्ति क्या हुई? लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मूव, मोटर, मोशन अर्थात गति या क्रिया है। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। जो अभिप्रेरणा आपका उसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। आगे हम देखते हैं, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जिसकी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जितनी प्रबल होती है उसकी सीखने की क्षमता उतनी ही तीव्र होती है। यानी किसी भी इंसान के अंदर अगर मोटिवेशन ज़्यादा है तो चीज़ों को आसानी से सीख जाएगा, और अगर इंसान के अंदर क्या मोटिवेशन कम है तो चीज़ों को धीरे धीरे सीखेगा और ना भी सीख सकता है। इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है? कि द मोटिवेशन इज बेटर देन लर्निंग। यानी कि अधिगम से ज़्यादा क्या किसी भी इंसान के लिए मोटिवेशन जरूरी है, और उसके अंदर मोटिवेशन आ गया तो अधिगम खुद ब खुद हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन हमेशा सीखने के लिए छात्रों में उत्सुकता की भावना को उत्पन्न करता है, निरंतर क्रियाशील बनाए रखता है। इसलिए B.F. स्किनर ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। यानी कि जो अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन, वो क्या होता है? हमेशा छात्रों में सीखने के लिए उत्सुकता बनाए रखती है, हमेशा क्रियाशील बनाए रखती है। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक है B.F. स्किनर, उन्होंने क्या बोला है कि अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का राजमार्ग है, यानी कि सीखने का एक रास्ता है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। आपका पहला कौन सा है? आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा कौन सा आपका है? बाह्य अभिप्रेरणा। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले आंतरिक अभिप्रेरणा को, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। तो इसमें लिखा गया है कि वे आंतरिक शक्तियाँ जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी कि वैसे आंतरिक शक्तियाँ जो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करता है? उत्तेजित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य क्या है? स्वतः अभिरुचि से होता है। जो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा से क्या मतलब होता है? स्वतः रुचि, यानी खुद की रुचि होनी चाहिए। जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि होती है तो इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जा सकता है। यानी कोई शिक्षार्थी क्या है? किसी पाठ को अगर इसलिए सीख रहा है कि उसकी क्या उसकी उसमें रुचि है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा कह सकते हैं। इसके उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इसमें आपका पहला क्या है? भूख। आपका भूख क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। प्यास क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। नींद क्या आपका है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। और प्यार तथा काम, ये सब क्या है? आपके आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन है। आगे हम देखते हैं बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाह्य अभिप्रेरणा पहले से निर्धारित कोई ऐसा उद्देश्य जिसे प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य हो, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है क्या होता है? उसका कुछ उद्देश्य होता है जो बाहर से इंसान को मिलता है कि हमें ये चीज़ को क्या करना है? प्राप्त करना है, तो क्या कहलाएगा? आपका बाह्य अभिप्रेरणा कहलाएगा, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य क्या है? वैसे प्रोत्साहन से होता है जो परीक्षार्थी को बाहरी वातावरण से दिया जाता है। इसमें मानसिक प्रसन्नता के लिए नहीं बल्कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुरस्कार
आदि प्राप्त करने के लिए भविष्य में लक्ष्य के रूप में प्रसन्नता प्राप्ति के लिए ही कार्य किया जाता है। जो आपका बाह्य मोटिवेशन का क्या होता है, किसी भी एग्जाम अगर बच्चे दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, प्राइज को पाना क्या होता है आपका एक एक्सटर्नल मोटिवेशन में आ सकता है कि हमें प्राइज जीतना है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ के एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें प्राइज मिलेगा। तो इस तरह क्या हो सकता है, इस तरह का आपका बाह्य मोटिवेशन कहलाएगा, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाएगा। इसमें उदाहरण देख सकते हैं आपका, इसमें आपके क्या हो सकता है, उदाहरण में रुचि हो सकता है, इच्छा हो सकता है, आत्मसम्मान हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा हो सकती है, या फिर विशेष उपलब्धि हो सकती है, या फिर सत्ता प्रेरक तथा पुरस्कार इसमें आपका प्रमुख उदाहरण हो सकता है। ये सब उदाहरण आपका क्या है, ये सब आपके उदाहरण कौन से हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन के, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा के सब उदाहरण है। आगे हम देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक की राय अभिप्रेरणा के प्रति है, तो देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या उन्होंने बोला है। सबसे पहले देखते हैं बर्नार्ड के अनुसार क्या है, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षक नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। यानी कि किसी लक्ष्य के प्रति अगर कोई इंसान क्या है आकर्षक नहीं है और उस लक्ष्य के लिए क्या हो जाए कोई कार्य करना चालू कर दे तो क्या कहलाएगा, आपका अभिप्रेरणा कहलाएगा। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक के वुडवर्थ के अनुसार प्रेरक व्यक्ति ही वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करती है, उत्तेजित करती है। तो ये आपके वुडवर्थ के अनुसार है। आगे हम देखते हैं अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के तत्व क्या है। तो दो तत्व होते हैं मोटिवेशन के, आपका पहला सकारात्मक तत्व, दूसरा क्या होता है नकारात्मक तत्व। तो सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक प्रेरणा क्या होता है। तो इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। तो ये आपके क्या होते हैं, आपके सकारात्मक प्रेरणा होते हैं। दूसरा आपका देखते हैं नकारात्मक प्रेरणा यानी कि निगेटिव मोटिवेशन क्या होता है। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव या बाह्य दबाव के कारण करता है। इस प्रकार को करने से उससे क्या होता है, किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यानी कि जो निगेटिव तत्व होता है क्या होता है, इसमें इंसान को मन नहीं होता लेकिन वो क्या करता है दूसरे की इच्छा के अनुसार दूसरे के दबाव में क्या करता है और इससे उसे वांछनीय या फिर निश्चय लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं, यानी कि मोटिवेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, विशेषताएं क्या है। सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट्स है, अभिप्रेरणा की अनेक विशेषताएं हैं परंतु सर्वप्रथम यह हमें अपने निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। नेक्स्ट आपका है अभिप्रेरणा गतिशीलता क्रियाशीलता की प्रतीक होती है। भावनात्मक प्रदर्शन के द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए अध्यापक इस विधि का प्रयोग करता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अभिप्रेरणा का एक स्रोत है। और इंसान को जीवन में अगर किसी भी कार्य में सफल होना है या फिर किसी भी कार्य को अच्छे से करना है तो इसके लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, मोटिवेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है। आगे है अभिप्रेरणा किसी क्रिया को उत्तेजित रखने, निरंतरता बनाए रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि जो मोटिवेशन होता है क्या करता है, किसी भी कार्य करने के लिए एनर्जी प्रदान करती है। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षक शिक्षिका का मजबूत एवं कमजोर पक्ष। ये आपका पॉइंट्स कौन सा है कि शिक्षक शिक्षिका का मजबूत और कमजोर पक्ष क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मजबूत पक्ष क्या होता है शिक्षक का। तो इसमें पहला आपका है शिक्षण में संयम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। शिक्षक को धर्मनिरपेक्षा होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों को केवल विषय वस्तु पर ही केंद्रित नहीं रहना चाहिए, छात्रों से अन्य गतिविधियों भी कराना चाहिए। आपका नेक्स्ट है शिक्षकों को धैर्यशील होना चाहिए। शिक्षकों को कैसा होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए। शिक्षक का शिक्षण लचीला होना चाहिए जिससे छात्रों को क्या हो जाएगा, आसानी उसे समझ में आ जाए। जो शिक्षक है उसका कैसा होना चाहिए, शिक्षक लचीला होना चाहिए जिससे क्या हो जाए, छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक को कक्षा में यह ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों में रुचि किस क्षेत्र में है। यानी किसी भी शिक्षक का मजबूत पक्ष वह हो सकता है जब शिक्षक क्या कर सके, कक्षा में पता लगा सके कौन सी छात्र में कौन सी रुचि है, उसके अनुसार कार्य कर सके, तो शिक्षक क्या उसका मजबूत पक्ष कहलाएगा। आगे हम देखते हैं शिक्षक को यह भी पता रहना चाहिए कि जो हमने पढ़ाया है वो छात्र को कितना समझा है कि नहीं समझा है। यानी अगर कोई शिक्षक क्लास में पढ़ाए हैं तो उनको यह पता होना चाहिए कि अगर हमने जो पढ़ाया वो बच्चा समझा है कि नहीं समझा है। आगे आपका पॉइंट्स है शिक्षकों में निष्पक्षता होनी चाहिए। यानी कि शिक्षकों में क्या होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए ताकि वो सही से बराबर यानी कि न्याय कर सके, जस्टिस कर सके, ताकि कोई बच्चा उसके प्रति क्या हो गलत नहीं सोच सके। तो
तो शिक्षकों में क्या होना चाहिए, निष्पक्षता होना जरूरी है। आपका नेक्स्ट है, शिक्षकों को छात्रों से मिलनसार व्यवहार रखना चाहिए, यानी शिक्षकों को क्या करना चाहिए, छात्रों से मिलनसार व्यवहार रखना चाहिए। आगे 10वां पॉइंट पर क्या है, शिक्षक को छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे छात्रों में शिक्षकों के प्रति क्या हो, प्रतिष्ठा उत्पन्न हो। यानी जो शिक्षक हैं आपके क्या होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए किसके साथ, छात्रों के साथ, ताकि छात्र भी उनका क्या कर सके, इज्जत कर सके, प्रतिष्ठा उनके प्रति अपने मन में रख सके। आगे हम देखते हैं कमजोर पक्ष, यानी शिक्षक में क्या क्या कमजोर पक्ष होते हैं या फिर क्या क्या कमजोर पक्ष होता है, तो उसे जानते हैं। सबसे पहले शिक्षक में संयम तथा सहनशीलता का न होना क्या होता है, शिक्षक का कमजोर पक्ष कहलाता है। भाषा में निपुणता यानी कि अच्छा ज्ञान न होना, यानी कि बच्चों को उनके मातृभाषा के अनुसार न पढ़ाकर अपनी भाषा के अनुसार पढ़ाना क्या है, शिक्षक का ये कमजोर पक्ष हो सकता है। विषय वस्तु में लचीलापन ना लाना, यानी कि जो विषय वस्तु है उसमें क्या होगा, लचीलापन लाना काफ़ी जरूरी है। अगर नहीं ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका वो कमजोर पक्ष कहलाएगा। विषय वस्तु को किसी गतिविधि माध्यम से जोड़कर बताना, यानी कि विषय वस्तु को अगर आप किसी गतिविधि से जोड़कर बता रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मजबूत पक्ष कहलाएगा। अगर आप गतिविधि से नहीं बता रहे तो क्या हो जाएगा, आपका वो कमजोर पक्ष में आ जाएगा। शिक्षकों छात्रों को अपने अनुसार या पाठ्य पुस्तकों के अनुसार पढ़ाता है, यानी जो शिक्षक होते हैं क्या करते हैं, अपने अनुसार पढ़ाते हैं या फिर पाठ्य पुस्तक के अनुसार पढ़ाते हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका कमजोर पक्ष में आ जाएगा। यानी कि वो बच्चों के अनुसार पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छात्रों से मिलनसार न होना। अगर आप शिक्षक हैं और छात्रों से क्या हो रहा है, अगर मिलनसार प्रवृत्ति के नहीं है तो छात्र आपके प्रति क्या हो जाएगा, गलत सोचेगा और आपका कमजोर पक्ष सामने आ जाएगा। आगे देखते हैं, बात बात पे छात्रों को डांटते रहना क्या है, आपका कमजोर पक्ष हो सकता है। नेक्स्ट आपका है, शिक्षक का पढ़ाया हुआ छात्रों को समझ में ना आना, यानी कोई शिक्षक क्लास में अगर पढ़ाया है छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है तो आपका क्या है, कमजोर पक्ष कहलाएगा। शिक्षकों को छात्रों में क्या होना चाहिए, पक्षपात करना, यानी किसी के एक पक्ष में बात बोलना क्या है, शिक्षकों का एक कमजोरी हो सकता है। और आपका नेक्स्ट क्या है, शिक्षक का अन्य शिक्षक के साथ आपसी संबंध अच्छा न रहना। अगर आप कहीं पे एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और वहाँ के जो भी और सदस्य हैं और उनके साथ आपका अच्छा संबंध नहीं है तो ये आपका क्या है, शिक्षकों में क्या है, कमजोर पक्ष आपका है। तो ये थे आपके आज के वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया आपके पेपर डीएलएड के सेकेंड ईयर S4 स्वयं की समझ की इकाई 1 को हम लोग देखा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।